1775 ईस्वी में निकोलस लेमरी ने यौगिकों को, रासायनिक यौगिकों को 3 श्रेणियों में बांटा था। आपको खनिज पदार्थ जो पृथ्वी से खनन द्वारा प्राप्त होते थे उन्हें खनिज पदार्थ कहा, जैसे आपका सोना, चांदी, तांबा, खड़िया मिट्टी, नमक इत्यादि को खनिज पदार्थ की श्रेणी में रखा। तथा आपका जो वनस्पति पदार्थ जो वनस्पति से प्राप्त होते थे, जैसे आपका सिरका है, गोंद है, कपूर है, ऑक्जेलिक एसिड, माइलिक एसिड, इसको उन्होंने वनस्पति पदार्थ कहा। तथा आपको जंतु से प्राप्त होने पदार्थ जैसे यूरिया है, हीमोग्लोबिन है, एल्यूबिन है, जिलेटिन है, इसे उन्होंने जंतु पदार्थ कहा। लेकिन आगे चल करके यह बर्जीलियस ने यह कहा कि नहीं, बहुत से यौगिक ऐसे हैं जो जंतु वनस्पति में कॉमन होते हैं। उसके आधार पर उन्होंने रासायनिक यौगिकों को 2 श्रेणियों में बांटा था और यह एक सिद्धांत बताया कि जीवित कोशिकाओं में एक विशेष शक्ति होती है और वही आपको यौगिकों को बनाती है, उसे हम मानव प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। यानी उस विशेष शक्ति को उन्होंने विटाल फोर्स, जैव शक्ति नाम दिया था और ये जीवित कोशिकाओं में ही हो सकती है। यानी जो यौगिक जीवित कोशिकाओं में बनते हैं उसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। उसी सिद्धांत को जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया था। लेकिन बाद में उन्हीं के शिष्य थे फ्रेडरिक होलर। उन्होंने आपको यूरिया, अमोनियम साइनेट को गर्म किया, NH4CnO, और प्राप्त हो गया आपका यूरिया। इस प्रकार आपको जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किसने किया था? तो जवाब होगा कि फ्रेडरिक होलर, जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक होलर ने 1828 ईस्वी में इस जैव शक्ति सिद्धांत का अंत किया था। इसकी जानकारी रखिए कि और प्रथम यौगिक प्राप्त होने वाले यौगिक कौन था? यूरिया था। किसके गर्म करने से प्राप्त हुआ था? तो अमोनियम साइनेट के गर्म करने से यूरिया प्राप्त हुआ था। अमोनियम साइनेट एक अकार्बनिक यौगिक थे। यानी जो यौगिक जीव की कोशिकाओं में ही से प्राप्त होते थे उसको कार्बनिक यौगिक कहा गया था, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा गया था। और जो यौगिक आपको जीव कोशिकाओं से बाहर यानी मानव निर्मित भी हो सकते हैं या खनिजों से प्राप्त होते हैं उसको आपको इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अकार्बनिक यौगिक कहा गया था। तो फ्रेडरिक होलर ने आपको ये एक कार्बनिक यौगिक जो आपको जीव में प्राप्त होता है उसकी निर्माण कर दिया। इस प्रकार आपको जैव शक्ति सिद्धांत का अंत हो गया। उसके बाद कोल्बी ने एसिटिक एसिड बनाया, बर्थेलो ने मीथेन का निर्माण किया। इस प्रकार आपको अन्य कई यौगिक बन गए। इस प्रकार वर्तमान में भी आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन ये देखा गया कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड थे उसमें आपको कार्बन अवश्य था। इसके आधार पर जो परिभाषा दी गई कि कार्बन के सभी यौगिक केवल ऑक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, कार्बाइड, साइनाइड इत्यादि को छोड़ दिया जाए। इनको कार्बनिक यौगिक नहीं कहते हैं। तो कार्बन के सभी यौगिक, लेकिन ऑक्साइड, कार्बाइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, साइनाइड इत्यादि को छोड़ करके वो सभी यौगिक जो होते हैं उसको आपको कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। इस प्रकार आपको कार्बनिक यौगिक की संख्या लगभग 30 लाख से ज़्यादा हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक जो होते हैं 1 लाख तक ही आपको के लगभग आपको सीमित हैं। इस प्रकार आपको कार्बन के अधिकांश बहुत अधिक केवल कार्बन के ही बहुत अधिक यौगिक पाए जाते हैं। इसके पीछे कारण कार्बन की प्रकृति के विषय में समझा जाए तो कार्बन आप जानते हैं कि कार्बन में 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही किसी पदार्थ का रासायनिक गुण निर्धारित करता है। इसके आधार पर आपको इलेक्ट्रॉन इसमें 6 है तो हुंडा और आबाउ के प्रिंसिपल के नियमानुसार इसका 1s2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p2। इस प्रकार पहले कोष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, दूसरे आपको कोष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरे कोष में आप जानते हैं कि 2 उपकोष होते हैं तो इस उपकोष में आपको 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और पी उपकोष में जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उसमें 1-1 इलेक्ट्रॉन आपको हो जाएंगे। इस सिद्धांत के अनुसार
आपको कार्बन की संयोजकता 2 ही होनी चाहिए, जो वर्तमान में आधुनिक सिद्धांत है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं युग्मन बनाने के लिए ही क्या करते हैं, संयोग करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार कार्बन की संयोजकता 2 ही होनी चाहिए। लेकिन एक ही यौगिक है CO जिसमें कार्बन की संयोजकता 2 होती है, अन्यथा कार्बन की संयोजकता 4 होती है। इसके आधार पर आपको यह समझाया गया कि कार्बन जो होता है सामान्य अवस्था में, यानी जिसको नॉर्मल अवस्था कहते हैं, ग्राउंड स्टेट कहते हैं, तो सामान्य अवस्था जो ग्राउंड स्टेट है या नॉर्मल अवस्था है उसमें कार्बन संयोग नहीं करता है। तथ्य को ध्यान रखिएगा, वो एक्साइट अवस्था यानी उत्तेजित अवस्था में संयोग करता है, यानी बाहर से ऊर्जा को ग्रहण करते हुए यह इलेक्ट्रॉन जो होता है आपको जो p ऑर्बिटल है px, py और pz में चला जाता है, यानी तीनों इस प्रकार ये चारों ऑर्बिटल्स में आपको एक एक इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। वास्तव में ये तो 2s का है और ये 2p का है, लेकिन ये माना जाता है एक विशेष प्रक्रिया जिसको संकरण कहते हैं कि संकरण के माध्यम से लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल जो होते हैं अपनी ऊर्जा को मिला करके और बराबर ऊर्जा वाले ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को ही याद रखिएगा कि संकरण कहते हैं। तो इस संकरण हाइब्रिडाइजेशन के माध्यम से ही ये चारों ऑर्बिटल भी आपस में मिल करके बराबर ऊर्जा के हो सकते हैं, या 3 भी हो सकते हैं या 2 भी। इस प्रकार आपको आगे चल करके इसके विषय में समझाया जाएगा। तो इसमें ये ऑर्बिटल्स जो मिलकर के और इस कारण से समान ऊर्जा में बढ़ जाते हैं। इस आधार पर कार्बन की संयोजकता जो होगी अब कितनी होती है, 4 होती है। इस प्रकार आपका जवाब कहीं भी कार्बन की संयोजकता के विषय में पूछा जाएगा तो उसकी संयोजकता 4 होगी। ये संयोजकताएं जो होती है एकल बांध द्वारा भी संतुष्ट होती है, जैसे एल्केन में, यह द्विबंध द्वारा भी संयुक्त जुड़ सकती है जैसे एल्कीन में, यह त्रिबंध द्वारा भी जुड़ सकती है जैसे एल्काइन में। तो आपने क्या देखा, कार्बन की संयोजकताएं 4 होती है, लेकिन चारों एकल बंध से होती है। एल्केन में एक द्विबंध से होती है, किसमें मैंने द्विबंध भी हो सकता है, किसमें आपको एल्कीन में, और आपको त्रिबंध होता है जिसको एल्काइन कहते हैं। इस प्रकार आपको कार्बन की संयोजकताओं के विषय में आपको समझाया गया। अब इसके संबंध में जो कार्बन की 4 संयोजकताएं होती है तो इसके सर्वप्रथम में आपको ली बेल वान ठाप ने ये समझाया था कि कार्बन की 4 संयोजकताएं, ध्यान रखिएगा कि ली बेल वान ठाप ने ये बताया था कि कार्बन की 4 संयोजकताएं एक समतल में होती है और कार्बन परमाणु जो होता है समचतुष्फलक के केंद्र में होता है और उसकी 4 संयोजकताएं जो होती है उसके चारों शीर्षों पर आपको वितरित होती है। इस प्रकार आपको समचतुष्फलक आपको टेट्राहेड्रन के वो सेंटर में होगा और उसकी 4 संयोजकताएं उसके चारों कोनों पर होती है। इस आधार पर आपको उनके 2 संयोजकताओं के बीच याद रखना होगा 109°28' का कोण बनता है और ये 109°28' का कोण बनता है। तथा आगे चलकर के हेनरी ने ये समझाया कि ये चारों संयोजकताएं समान होती है। उन्होंने प्रयोग किया और मेथेन के चारों हाइड्रोजन को वो नाइट्रो ग्रुप NO2 ग्रुप से प्रतिस्थापित किया और प्रतिस्थापित करके ये बताने का प्रयास किया कि चारों संयोजकताएं आपको समान होती है। इस प्रकार आपको ये कार्बन के विषय में ये पाया गया कि कार्बन की 4 संयोजकताएं क्या होती है, आपको समान होती है। अब आपका देखा जाए तो कार्बनिक यौगिकों को चूँकि कार्बनिक यौगिक 30 लाख हैं तो सुविधा अनुसार उसको अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। तो विवृत श्रृंखला के यौगिक क्या होते हैं, विवृत श्रृंखला के यौगिक किसे कहते हैं, तो आपको जवाब होगा कि वे यौगिक जिसमें खुली श्रृंखला होती है, यानी उनमें कार्बन के बीच जो होती है सीधी श्रृंखला होती है, बंद श्रृंखला का निर्माण नहीं होता है, वो उसी को विवृत श्रृंखला के यौगिक या ओपन चैन कंपाउंड कहते हैं। जिसमें आपको पहले कार्बन और अंतिम कार्बन के बीच जो होता है आपको बंध नहीं बनता है, तो श्रृंखला खुली होती है, उसे खुली श्रृंखला के यौगिक कहेंगे। इसमें एल्केन, एल्काइन, एल्कोहल, ईथर ये सभी क्या होंगे, ये विवृत श्रृंखला में यौगिक होते हैं। उसी को एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है। तो ये अधिकांश यौगिक इसमें वसा से प्राप्त होते हैं, इसलिए उन्हें एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। तो आपको ये खुली श्रृंखला के यौगिक हुए जिसे आपको एलिफैटिक यौगिक भी कहा जाता है।
दूसरी श्रेणी होती है जिसको आपको बंद श्रृंखला के यौगिक होते हैं, यानी सब्र श्रृंखला के यौगिक होते हैं। तो विपरीत श्रृंखला के एग्जाम्पल में एल्केन सभी आपका एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, आपको ईथर, एल्डिहाइड, ये सबसे जो एग्जाम्पल आएंगे वो सब क्या होंगे, आपको खुली श्रृंखला के यौगिक होंगे। सब्र श्रृंखला के यौगिक में ध्यान रखना है कि इनके बीच जो होता है आपको कार्बन, पहले कार्बन और अंतिम कार्बन के बीच भी बंध बन जाता है, यानी श्रृंखला जो होती है वो बंद होती है। तो यानी जिनमें बंद श्रृंखला बनती आपका निर्माण होता है उसी को आपको क्या कहते हैं, सब्र श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। तो ये सब्र श्रृंखला के यौगिक को भी पुनः आपको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इसको चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। ये दो वर्गों में बांटा जाता है, एक होता है आपको समचक्रीय यौगिक और दूसरा होता है विषम चक्रीय यौगिक। तो विषम चक्रीय यौगिक में समझिए कि विषम चक्रीय यौगिक माने जिसमें कार्बन के अतिरिक्त श्रृंखला में अन्य भी तत्व आ सकते हैं, उसी को विषम चक्रीय यौगिक कहते हैं। तो विषम चक्रीय यौगिक में श्रृंखला में जो बंद श्रृंखला बनेगा उसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी होता है। इसका एग्जाम्पल याद रखना होगा ध्यान से कि फ्यूरान है, क्या क्या बता रहे हैं, फ्यूरान है, थायोफिन है, पाइरोल है और आपका पिरिडीन है। तो याद रखेंगे कि पिरिडीन, थायोफिन, ये चार ही याद रखना आपको, फ्यूरान, थायोफिन, पाइरोल और पिरिडीन, ये चारों क्या हैं, आपको विषम चक्री हैं। इसमें से एक विशेष तरह से आपको ये महत्वपूर्ण है और यहाँ से पूछा भी जाता है विशेष, तो ध्यान रखिएगा कि फ्यूरान, थायोफिन, पाइरोल, पिरिडीन ये विषम चक्री यौगिक हैं। अब समचक्री, ये तो सब्र श्रृंखला में विषम चक्री और समचक्री, फिर समचक्री के मतलब कि उसमें कार्बन जिसमें बंद श्रृंखला में होंगे उसे समचक्री कहते हैं और इसमें कार्बन के अतिरिक्त अन्य तत्व भी आ जाते हैं, तो ये विषम चक्री हो जाता है। दो समचक्री है, पुनः उसको दो श्रेणी में बांटते हैं। आप समचक्री को भी पुनः दो श्रेणियों में बांटा जाता है। आपको एरोमाइटिक यौगिक, तो एरोमाइटिक के मतलब कि इन यौगिकों में प्राय अधिकांश यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें विशेष सुगंध होती है, इसीलिए एरोमा यानी सुगंधित यौगिक इनको कहा गया है एरोमेटिक यौगिक को। परंतु कुछ, अब जैसे फिनोल है, फिनाल है, तो इससे तो दुर्गंध ही आती है, लेकिन कुछ ऐसे भी यौगिक अब शामिल कर लिए गए हैं, लेकिन इसके सारे यौगिक जो होते हैं उससे विशेष प्रकार की सुगंध आती है। जैसे आपका बेंजीन है, क्लोरोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, फिनोल है, टालविन है, ये सब क्या होते हैं, एरोमेटिक यौगिक हैं। क्या क्या बताए, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन, टालविन, ये सब आपको एरोमेटिक यौगिक हैं। एनिलीन है, ये सभी आपको एरोमेटिक यौगिक हैं। तो उसके बाद आपको दूसरे प्रकार के यौगिक होते हैं जिसको एलिसाइक्लिक यौगिक भी कहा जाता है। तो एलिसाइक्लिक यौगिक मतलब ऐसे यौगिक होते हैं जिसमें कार्बन के बीच जो होता है आपको बंद श्रृंखला का निर्माण होता है। लेकिन याद भी रखना होगा कि एलिसाइक्लिक का जो समान सूत्र होता है CnH2n होता है, जो आपको एल्कीन के सामान्य सूत्र के समान ही होता है। तो एल्कीन और एलिसाइक्लिक यौगिक का समान सूत्र तो बराबर ही होता है, लेकिन एलिसाइक्लिक यौगिक में आपको बंद श्रृंखला पाई जाती है, यानी उसमें द्विबंध नहीं पाया जाता है, जबकि एल्कीन में क्या होता है, उसमें द्विबंध पाया जाता है। एरोमेटिक यौगिक में भी ध्यान रखना होगा कि एकांतर क्रम में द्विबंध और एकल बंध पाए जाते हैं, जबकि आपको एलिसाइक्लिक यौगिक में आपको सभी सिंगल बंध पाए जाते हैं। इसलिए इनके यौगिकों में जब पहचान करनी होगी तो साइक्लो शब्द लिखा होगा, यानी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन। तो जिसमें साइक्लो शब्द लिखा होगा वो क्या हो जाएगा, एलिसाइक्लिक यौगिक हो जाएगा। तो आप इससे पहचान जाएंगे कि जिसमें साइक्लो शब्द लिखा है वो क्या है, आपको एलिसाइक्लिक यौगिक। इसमें एकांतर क्रम में द्विबंध और एकल बंध नहीं पाए जाते हैं। और इसमें ये भी आपको एलिफैटिक यौगिक की तरह आपको बसे समूह से भी ये प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार आपको एलिफैटिक आपको कैसे बांटा गया, विपरीत श्रृंखला के यौगिक बांटे गए, फिर सब्र श्रृंखला यौगिक को भी समचक्री और विषम चक्री, पुनः समचक्री को दो श्रेणियों में बांटा गया। आपको
समचक्री को भी 2 श्रेणियों में बांटा गया, आपको एरोमेटिक यौगिक और एलिसाइक्लिक यौगिक। तो इस प्रकार आपको जो बेंजीन होगा, फिनोल होगा, वो क्या होगा, एरोमेटिक यौगिक होगा, और साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, ये सब क्या होंगे आपको, तो आपको जिसमें साइक्लो लगा होगा एलिसाइक्लिक यौगिक होगा। अब एक चीज़ और भी समझना है कि सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो देखिए, कार्बनिक यौगिक होता है तो कार्बनिक यौगिक में एक तो क्रियात्मक समूह होता है, तो ये ध्यान रखना होगा कि क्रियात्मक समूह उसके रासायनिक गुण को निर्धारित करता है, और एल्किल मूलक उसके भौतिक गुण को निर्धारित करेगा। यानी भौतिक गुण उसके यानी भार, घनत्व इत्यादि में उसमें परिवर्तन होगा, तो उसको कौन गुण निर्धारित करता है, तो आपको एल्किल समूह या एल्किल मूलक जिसको कहेगा, तो क्या होगा, भौतिक गुण को निर्धारित करेगा। और क्रियात्मक समूह जिसको फंक्शनल ग्रुप भी कह सकते हैं, वो क्या होता है आपको, वो रासायनिक गुण को निर्धारित करता है। तो सजातीय श्रेणी ऐसे समूह होता है जिसका क्रियात्मक समूह एक ही हो। यानी अगर एल्कोहल का है तो सभी उसमें एल्कोहल का भी हो, यौगिक एल्डिहाइड का तो एल्डिहाइड का है, एल्केन का है तो एल्केन का, एल्कीन का, माने एक समूह का होना चाहिए, पहली शर्त है। और दूसरी शर्त तो है कि उसमें CH2 का अंतर होनी चाहिए, क्रमागत यौगिकों में CH2 का अंतर होनी चाहिए। इसके आधार पर ध्यान रखना होगा कि एक ही समूह यानी एल्केन का अगर दे रहा है तो दोनों यौगिक एल्केन का होना चाहिए, और उसमें CH2 का अंतर होना चाहिए। एल्कीन का है, दोनों में आपका एल्कीन ही का होना चाहिए, और दोनों CH2 का अंतर होगा, तब उसे सजातीय श्रेणी में आप बताने का प्रयास करेंगे कि सजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है क्रमागत यौगिकों में, और उसका क्रियात्मक समूह क्या होता है आपको एक ही होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, सजातीय श्रेणी कहते हैं। अब पुनः आपको जो विपरीत श्रृंखला के यौगिक थे उसमें से प्रश्न, उसमें हाइड्रोकार्बन के किसे कहते हैं, तो जिन यौगिकों में केवल हाइड्रोजन और कार्बन पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं आपको, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर हाइड्रोकार्बन को 2 श्रेणियों में बांटते हैं हाइड्रोजन और कार्बन वाले यौगिक को। एक तो संतृप्त होता है, संतृप्त यौगिक। संतृप्त यौगिक मतलब कि उसके सभी जो खुली श्रृंखला के यौगिक होते हैं और इनके सभी बंध जो होता है एकल बंध द्वारा जुड़ा रहता है, इस प्रकार इनकी संयोजकता जो होती है संतुष्ट रहती है, और इसीलिए ये संतृप्त यौगिक कहते हैं। ये आपको हमेशा प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे सकते हैं, योगात्मक अभिक्रिया नहीं देते हैं, तो ये यौगिक कहलाते हैं संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। इनकी समान सूत्र CnH2n+2 होता है। तो इस क्रम के अगर कहेगा कि संतृप्त यौगिक का समान सूत्र क्या होगा, तो जवाब होगा कि CnH2n+2 होता है। इनकी संयोजकताएं क्या होती है आपको, संतृप्त रहती है, यानी चारों संयोजकताएं एकल बंध द्वारा जुड़ी रहती है, इसीलिए इसको संतृप्त यौगिक कहते हैं। पैराफिन भी कहते हैं, संतुष्ट है, और इस प्रकार आपका है। इसके बाद दूसरा होता है असंतृप्त यौगिक। तो असंतृप्त यौगिक को भी असंतृप्त माने इनकी संयोजकताएं जो होती है संतुष्ट नहीं होती है, ये योगात्मक यौगिक बनाते हैं। पुनः इस असंतृप्त यौगिक को 2 भागों में बांटते हैं, द्विबंध वाले यौगिक। द्विबंध वाले यौगिक का समान सूत्र CnH2n होता है, तो आपको इसमें द्विबंध पाया जाता है, और त्रिबंध जिसका समान सूत्र CnH2n-2 होता है, तो इन यौगिकों में क्या होता है आपको त्रिबंध पाया जाता है। तो त्रिबंध वाले यौगिक जो होते हैं आपको जैसे उसको एल्कीन, इस CnH2n को एल्कीन समूह कहते हैं, और ये जो होता है आपको एल्काइन समूह है जिसमें त्रिबंध पाया जाता है, जिसका समान सूत्र CnH2n-2 हो जाता है, और एल्कीन का समान सूत्र CnH2n होता है। तो ये आपको कार्बनिक यौगिक का इंट्रोडक्शन था, आगे फिर हम लोग समझेंगे।